गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कैसे हो सभी? आई होप सभी घर पर अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और काम अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की इन द यूनिट 6 ऑप्टिक्स के अंदर, और आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। और TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो हम रिफ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यहाँ से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, चाहे वो न्यूमेरिकल में हो, चाहे कॉन्सेप्चुअल में हो, चाहे MCQ फिलिंग इन द ब्लैंक्स या वन लाइनर, कुछ भी आ जाए, आएगा ज़रूर क्वेश्चन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दरअसल वो ऑप्टिकल फिनोमिना होता है जिसके अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से कहाँ जा रही है बेटा? रेयर मीडियम में। मतलब ऑब्जेक्ट है ना, हमेशा डेंसर मीडियम में होगा और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर की तरफ ट्रेवल करेगी, लेकिन जब वो सेपरेटिंग बाउंड्री जो रेयर और डेंसर के बीच में है उस पर आकर टकराएगी एट ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस, तो उस एंगल के ऊपर वो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और उसी फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। कहने का मतलब एक लाइन में कहना चाहें तो इफ द लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री, ऑन द सेपरेटिंग बाउंड्री एट a particular value of incidence angle, so the ray of light is reflect back in the same denser medium, that kind of optical phenomena is known as total internal reflection. तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, उससे हम इसको समझ सकते हैं कि मेरे पास एक सेपरेटिंग बाउंड्री है MN, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा और ये ऑब्जेक्ट जो मैंने यहाँ रखा है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकली है जो बाउंड्री पर नॉर्मली गिर रही है। बाउंड्री पर नॉर्मली गिरी तो ऑब्वियस सी बात है बिना डेविएट किए हुए बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। उसके बाद कोई एक रे ऑफ लाइट है इसी ऑब्जेक्ट से निकली है जो बाउंड्री पर किसी एंगल I से गिरती है और वो रे ऑफ लाइट डेविएट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद एक और रे ऑफ लाइट इस पर आकर गिरती है, ये मैंने कंसिडर किया यहाँ पर। अब ये रे ऑफ लाइट जो आकर गिरी है, ऑब्वियस सी बात है आप देख रहे हो कि मैं क्या बढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। मैंने I की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि भाई जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, या हम कहें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है वो बाउंड्री के पैरेलल चलने लग गई, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू मैंने इतनी बढ़ा दी कि R की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 90 डिग्री के बराबर। और ऐसा जब होता है तो हम ये कहते हैं कि जो एंगल है वो किसके बराबर हो गया है? जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया है। तो यहाँ से कई बार एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल इज द इंसिडेंस एंगल एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। इफ वी अगेन इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूं, मींस I की वैल्यू जब C के बराबर थी तो R 90 डिग्री था, लेकिन अगर मैंने I की वैल्यू और बढ़ाई तो रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी बेटा? इनटू द डेंसर मीडियम आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे I बढ़ता जा रहा था R की वैल्यू बढ़ती जा रही थी। और I की वैल्यू मैं इतनी बढ़ा दूं, I इज ग्रेटर देन C, तो R है या जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में क्या कर जाएगी बेटा? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। इफ इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो रे ऑफ लाइट वो उस बाउंड्री के पैरेलल चल रही है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। लेकिन अगर मैंने I की वैल्यू C से भी ज्यादा कर दी तो उस केस में ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में आ जाएगी, मीन्स द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, दैट मीन्स in the denser medium. So that kind of phenomena is known as TIR, total internal reflection. तो यहाँ से 3 बातें हमारे समझ में आई हैं कि TIR होता क्या है। TIR एक ऑप्टिकल फिनोमिना होता है in which ray of light going from denser to rarer medium
ये D2R का मतलब है डेंसर से रेयर, ठीक है। जब कोई रे ऑफ लाइट है, लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड it reflect back in denser medium from separating boundary of medium। जो मीडिया है हमारे पास, उन दोनों मीडियम के बीच में जो सेपरेटिंग बाउंड्री है, अगर लाइट उस बाउंड्री से टकराकर सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, मतलब डेंसर से चली और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, तो उस ऑप्टिकल फिनोमेना को TIR कहते हैं। इसमें तीन बातें हमारे पास आई। एक तो आया बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या आया? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। तो क्रिटिकल एंगल दरअसल इंसिडेंस एंगल के बराबर होता है जब आर की वैल्यू, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और TIR की कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट ही ये दोनों डेफिनेशन है। क्रिटिकल एंगल होता क्या है और इसकी कंडीशन क्या होती है, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ TIR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन तो होती है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से कहां जा रही हो बेटा, रेयर। द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, या हम कहें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन ये है, TIR हमें कब मिला, जब IC के बराबर था या IC से ज्यादा था, IC से ज्यादा था। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दीज आर द कंडीशन ऑफ TIR, ray of light going from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle. These are the two condition and the necessity condition of total internal reflection। ठीक है भाई, तो ये इसके बारे में बात कर रहे थे हम। अब इसके अंदर ये तो बात थी TIR की, उसकी कंडीशन की और क्रिटिकल एंगल की। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है बेटा, रेयर में। अब यहाँ एक छोटा सा रिलेशन है इसी टॉपिक के अंदर, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक छोटा सा रिलेशन पूछा जाता है, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है। तो मैं स्नेल्स लॉ लगा दूं बेटा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू, रे ऑफ लाइट कहां से कहां गई है, डेंसर से रेयर। मैंने मान लिया कि डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। दैट मींस द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम 2 μ1, और 2 μ1 किसके रेसिप्रोकल होता है भाई, 1 μ2 के। अगर I की वैल्यू किसके बराबर हो जाए बेटा, C के, तो R किसके बराबर हो जाता है, 90 डिग्री पे। ये हमने पढ़ा है अभी, देखा इसमें कि I जब C के बराबर होगा तो R किसके बराबर होगा, 90 के। और यहीं से क्या जनरेट होना शुरू हो जाता है, TIR जनरेट हो जाना शुरू हो जाता है। तो साइन I की जगह मैं C लिख देता हूं और R की जगह 90 डिग्री, एंड 2 μ1 इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 μ2। तो साइन C किसके बराबर हो गया बेटा, साइन 90 तो हो गया 1, दैट इज इक्वल टू, और 1 μ2 को हम क्या लिख दें, म्यू लिख दूं। कल बताया था ना, रेयर से डेंसर अगर कोई जा रही है तो उसको मैं म्यू मान सकता हूँ। इसको मैंने 1 μ2 को मैंने मान लिया म्यू के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन C है ना, वो म्यू के क्या हो गई बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। ये बहुत ध्यान रखना। क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो TIR पर अगर कोई न्यूमेरिकल बना तो इसी फॉर्मूले पर रहेगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर कहीं TIR की बात हुई तो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू साइन C बराबर 1 बाय म्यू, एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से तीन बातें हमें पता लगी कि भाई एक तो C है ना, वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, दूसरी कंडीशन ये होगी कि भाई TIR के अंदर जो इमेज बनेंगी वो ब्राइटर होंगी, जो इमेज होंगी वो क्या होंगी बेटा, ब्राइटर इमेज होंगी। साइन C क्रिटिकल एंगल है, वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर म्यू बढ़ेगा तो C घटेगा, और C बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा
टॉपिक है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं इसकी। बेटा TIR की जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है मिराज। मिराज होता क्या है? मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है विच इज़ फॉर्म्ड इन द हॉट समर डेज। हॉट समर डेज के अंदर डेजर्ट के अंदर अगर हम कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उस विच इज़ प्लेस्ड नियर द पॉन्ड ऑफ वाटर, तो उसकी हमें एक इन्वर्टेड इमेज हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को हम मिराज कहते हैं। इस बात को समझने के लिए हम देखो, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हमारे पास। भाई हमें पता है कि हॉट समर डेज के दौरान होता क्या है कि नीचे का ये भाई हमारे पास अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक पेड़ को कंसिडर किया, ट्री, ये हमने ट्री कंसिडर कर लिया लाइक दिस, ठीक है, एक ट्री हमने कंसिडर किया। और हमें पता है कि हॉट समर डेज में जो अर्थ के सरफेस के पास जो एटमॉस्फेयर होता है वो दरअसल उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। भाई अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ऊपर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो इसका मतलब ऊपर के क्या हो गया? डेंसर हो गया। और नीचे कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। क्लियर? और जो रे ऑफ लाइट सन से आ रही हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हुई आएंगी? डेंसर से रेयर। मुझे सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि भाई हमें ऑप्टिकल इल्यूजन हॉट समर डेज में देखने को मिलता है, और वो किस वजह से देखने को मिलता है बेटा? TIR की वजह से। किसकी वजह से? TIR की वजह से। तो भाई मैंने ये माना कि भाई अर्थ के सरफेस पर हम जानते हैं, वी नो दैट इन द हॉट समर डेज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस इज वेरी हाई, सो द मीडियम इज रेयर, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस। और ऊपर का मीडियम क्या हो जाएगा बेटा? डेंसर। ऊपर का मीडियम क्या हो गया? डेंसर। अगर कोई भी एक रे ऑफ लाइट इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, क्योंकि TIR की कंडीशन दो ही है, TIR की कंडीशन दो ही है, एक तो रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर से रेयर, और आई की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? C से। तो ये दोनों कंडीशन अगर मैं इस मिराज के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं तो इसका मतलब हमारे पास हो गया बेटा, TIR फॉलो हो गया मिराज के अंदर। तो देखो, क्योंकि एक ऑप्टिकल इल्यूजन है तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो डेंसर से कहाँ जा रही है बेटा? रेयर, वो रिफ्रैक्ट होना शुरू होगी। डेंसर से रेयर जाएगी तो मान लो ये पहली लेयर है, तो ये किधर बेंड होती जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइक दिस। इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि रे ऑफ लाइट लेयर बाय लेयर क्या होती जा रही है? रिफ्रैक्ट होती जा रही है डेंसर से रेयर, इस तरह से, ठीक है बेटा। एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, यहां बना लो इसको, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट हमारे पास जैसे जैसे ये बैंड होती जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रे ऑफ लाइट है अर्थ के सरफेस पर पहुंचेगी, लेकिन उस समय हमारे पास आई की वैल्यू किससे ज्यादा हो चुकी होगी बेटा? C से ज्यादा। मतलब इससे पहले एक पॉइंट या दो पॉइंट पहले ऐसा भी होगा कि आई की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? C के। जब आई C की वैल्यू के बराबर होगा तो R तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री, मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे भी जाएगी इस तरह से। और उसके बाद अगर ये हम आई की वैल्यू और बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? आई की वैल्यू C से ज्यादा होते ही रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, लाइक दिस। इस तरह से लाइट है वो डेंसर से कहाँ आ रही है? रेयर मीडियम आ रही है, ठीक है। और लाइट है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन फॉलो करते हुए जब नियर टू द अर्थ सरफेस पहुंचेगी तो उसका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो चुका होगा, लाइक दिस। इस तरह से हम एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा तो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट कहां से कहां आ रही है बेटा? डेंसर से रेयर। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये थी कि बेटा TIR तब होगा जब आई की वैल्यू C से ज्यादा होगी। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आने के बाद ऐसा होगा कि आई की वैल्यू C से क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा। और अगर यहां ऑब्जर्वर है तो ये रे ऑफ लाइट जो ऑब्जर्वर की आंखों पर आ रही है ये उसे कहां से आती हुई नजर आएगी बेटा? लाइक दिस, इस तरह से आती हुई नजर आएगी। लाइक दिस,
इस तरह से जो रे ऑफ लाइट है वो दरअसल ऑब्जर्वर को कहां से आती हुई नजर आएगी, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, एंड ए इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर विच इज प्लेस्ड नियर टू द ट्री। ठीक है, जो पॉन्ड ऑफ वाटर है भाई, मैंने कंसिडर किया कि हॉट समर डेज के दौरान एक पेड़ है, एक ट्री है जो किसी पॉन्ड ऑफ वाटर के नज़दीक रखा हुआ है। हॉट समर डेज में नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो नीचे का मीडियम रेयरर हो गया, ऊपर का मीडियम डेंसर हो गया। रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। मल्टीपल रिफ्रैक्शन फॉलो करने के बाद रे ऑफ लाइट जब नियर टू द अर्थ सरफेस पहुंचता है तो आई की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाती है, सी से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेगी, तो जो रे ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की आई में आ रही है वो रे ऑफ लाइट दरअसल उसे कहाँ से आती हुई नजर आएगी, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री एंड ए इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड इनटू द पॉन्ड ऑफ वाटर। तो इस ऑप्टिकल इल्यूजन को हम बोल देते हैं बेटा मिराज। क्या बोल देते हैं, मिराज। और ऐसा नहीं है कि मिराज सिर्फ हॉट समर डेज में ही देखा जाता है, ये कोल्ड कंट्रीज में भी देखा जाता है। फिर तो ऐसा होगा ना, अगर हॉट समर डेज में देखा जाएगा तो सिर्फ एशियन कंट्री या जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है उन्हीं लोगों को मिराज के बारे में पता होगा, ऐसा नहीं है। कोल्ड कंट्रीज में भी मिराज देखा जाता है, लेकिन उस समय मिराज को क्या बोल देते हैं बेटा, लूमिंग। क्या बोल देते हैं, लूमिंग। Looming is also an optical illusion which is seen in cold countries। और हॉट समर डेज में या हॉट कंट्रीज में जो हमें ऑप्टिकल इल्यूजन देखने को मिलता है उसको बोलते हैं हम मिराज। तो ये थी पहली एप्लीकेशन, इसको ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी है और ये दो बातें इसमें सेटिस्फाई करवानी है कि भाई जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर आई है, आई की वैल्यू सी से ज़्यादा है, इस वजह से ट्री या किसी ऑब्जेक्ट का एक इन्वर्टेड इमेज हमें नियर टू द पॉन्ड ऑफ वाटर या जो रखा है उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें पॉन्ड ऑफ वाटर में नजर आती है, और इसी ऑप्टिकल इल्यूजन को हम मिराज कहते हैं। ठीक है बेटा। बेटा अगली एप्लीकेशन है TIR की, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। जो डायमंड आपने देखा है उसकी जो स्पार्कनेस होती है उसका भी मेन कारण क्या होता है, TIR। तो आपसे छोटी छोटी एप्लीकेशन पूछे जाएंगी कि ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के लिए कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने जवाब देना है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो एक डायमंड को जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से होता है बेटा, इस तरह की एक शेप होती है डायमंड की। और होता क्या है भाई, अंदर का मीडियम हो गया डेंसर और बाहर का मीडियम क्या हो गया, रेयर। ये अंदर का मीडियम डेंसर, बाहर का मीडियम रेयर। और कोई भी रे ऑफ लाइट है जो इस डायमंड के अंदर एंटर करेगी तो वो रेयर से पहले डेंसर एंटर करेगी ना, तो ये एंगल इंसिडेंस हो गया। ये रे ऑफ लाइट रेयर से पहले डेंसर में एंटर कर रही है, तो ये एंटर करेगी तो इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लो जी, मुड़ गई। ठीक है भाई, तो पहले तो रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ गई, डेंसर। अब कहाँ से कहाँ जाना चाहती है, डेंसर से रेयर। और क्योंकि ये TIR की एप्लीकेशन है तो TIR की दो कंडीशन है, उन दोनों को ये सेटिस्फाई जरूर करेगी। अब देखो कैसे सेटिस्फाई होंगी। तो पहली कंडीशन तो तुम्हें यहाँ जनरेट होती हुई नजर आ रही है कि पहले तो रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ गई, डेंसर, इट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, हो गया भाई बैंड। लेकिन होता क्या है कि जब ये रे ऑफ लाइट अब डेंसर से कहाँ जाना चाहेगी, रेयर, तो मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूं और अब ये जो आई यहां पर बनेगा, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दिस आई इज ग्रेटर देन सी, दिस आई इज ग्रेटर देन सी। हमें पता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 2.42 एंड द क्रिटिकल एंगल इज 24.2 डिग्री। देखो है ना आसान इसको याद करना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो है वो 2.42 है और क्रिटिकल एंगल कितना है, 24.2। जब रे ऑफ लाइट डायमंड के अंदर एक बार एंटर कर जाती है तो फिर वो जब डेंसर से रेयर की बाउंड्री पर आकर गिरती है तो वहां पर बनने वाला इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। दैट मीन्स इस 24.2 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा। तो रे ऑफ लाइट क्या करती है बेटा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। क्या कर जाती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, हो गया TIR। अब दोबारा से रे ऑफ लाइट है वो इस बाउंड्री पर गिरी। अभी भी रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहती है, डेंसर से कहां जाना चाहती है, रेयर। लेकिन अगेन क्या होता है बेटा, यहां पर भी फिर से वहीं आई की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाती है, सी से ज्यादा हो जाती है।
फिर ये रे ऑफ लाइट दोबारा से क्या करती है बेटा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, फिर दोबारा से ये सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इसका मतलब एक बार रे ऑफ लाइट इसके अंदर एंटर हो गई तो वो इसी डायमंड के अंदर क्या होती रहती है बेटा, घूमती रहती है, ड्यू टू द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब व्हेन द रे ऑफ लाइट इज एंटर इनटू द डायमंड, इट ट्रैप इनसाइड द डायमंड, सो द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड इज ड्यू टू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये इसकी सेकेंड एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई डायमंड के अंदर हमें ब्रिलियंस क्यों नजर आती है, डायमंड हमें चमकता हुआ क्यों नजर आता है। तो इसका मेन कारण है TIR, और उसकी कंडीशन ये है कि वहां पर पहले तो भाई डेंसर से रे ऑफ लाइट रेयर जा रही है और आई की वैल्यू सी से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल डायमंड का ये होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। तो रे ऑफ लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो उस केस में आई की वैल्यू सी से ज्यादा होने की वजह से रे ऑफ लाइट है वो उसी डायमंड में ट्रैप होकर रह जाती है और हमें डायमंड स्पार्क करता हुआ नजर आता है। तीसरी एप्लीकेशन है हमारे पास TIR की, पैरोप्रिज्म। पैरोप्रिज्म एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होती हैं जो बायगोनलर बनाने के काम आती हैं, एंड ऑल्सो फॉर्म द इमेज एट 90 डिग्री, एट 180 डिग्री, एंड ऑल्सो गिव अ इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से डायग्राम पूछे जाते हैं, ध्यान रखना पैरोप्रिज्म के अंदर डायग्राम पूछे जाएंगे। तो मैंने क्या बताया कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होती हैं। ठीक है, आइसोसेलेस प्रिज्म आप सभी को पता है क्या होती है बेटा। तो कोई भी मैंने एक प्रिज्म बना दी, ये एंगल 90 आइसोसेलेस है, तो भाई ये 45 डिग्री और ये भी कितना एंगल हो गया बेटा, 45 डिग्री। और मैंने कहा कि ये वो प्रिज्म होती हैं जो बायगोनल बनाने के और जो हमें देती है 90 डिग्री पर इमेज, 180 डिग्री पर इमेज और इन्वर्टेड इमेज हमें देती है। क्या देती है, 90 डिग्री, 180 डिग्री इमेज और इन्वर्टेड इमेज देती हैं। ऐसी राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरोप्रिज्म, विच इज ऑल्सो यूज्ड टू फॉर्म बायगोनल्स। तो मैंने माना कि कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भाई ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया AB, दिख रहा है सभी को। तो ऑब्जेक्ट AB से, A से कोई रे ऑफ लाइट, A इसका हेड है और B इसका बॉटम पार्ट है। तो A से निकलने वाली रे ऑफ लाइट जब इस प्रिज्म पर गिरेंगी तो वो ऐसे जाएंगी ना भाई, यहाँ 90 डिग्री पर गिरी है तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। जैसे वो यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखना, इस ये जो डायग्राम बनवा रहा हूँ इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं प्रिज्म के ऊपर, ध्यान रखना। तो कोई रे ऑफ लाइट है वो जब यहाँ पर आकर गिरेगी तो बेटा ये देखो, ये 90, ये 90, ये 45, तो ये कितना हो गया, 45 हो गया ना, और ये 45 तो नॉर्मल होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये 45, तो ये भी बचा कितना हमारे पास 45। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल कितना आ गया बेटा हमारे पास, 45 डिग्री आ गया। दिख रहा है सभी को, ठीक है, ये 45 है, ये 90 डिग्री है, तो ये 45 हो गया, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा, 45 ही होगा। बी से आने वाली रे ऑफ लाइट इस पर आकर गिरेंगी यहाँ पर, और वो भी ऐसा ही पाथ फॉलो करेंगी भाई, ये 90 तो ये भी 90, ये 90, एक बड़ी ट्रायंगल दिख रही है तुम्हें, रे ऑफ लाइट यूं आएगी, ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल यहाँ से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये 45 और ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि जो प्रिज्म होती है ना वो ग्लास से बनी होती है। किससे बनी होती है, ग्लास से। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1.5 होता है, लेकिन जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। कितना होता है, 42 डिग्री। और क्योंकि पैरोप्रिज्म TIR की एप्लीकेशन है तो वही दो कंडीशन इसमें भी फॉलो होंगी। एक डी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जा रही है और आई की वैल्यू सी से क्या है बेटा, ज्यादा। तो पहली कंडीशन तो यहाँ फॉलो हो गई। पहले तो रे ऑफ लाइट रेयर से कहाँ गई, डेंसर। जब ये डेंसर से बाहर रेयर आना चाहती हैं, इस बाउंड्री पर आकर गिरेंगी प्रिज्म के, तो वो डेंसर से कहाँ जाना चाहती हैं, रेयर। तो ये हम देखते हैं कि जो इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री आ रहा है, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो जाएंगी बेटा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, लाइक दिस, इस तरह से। सेम मीडियम में क्या कर जाएंगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी और ये इस तरह से निकल जाएंगी। यहाँ पर नॉर्मली गिरेंगी तो इस फेस पर गिरेंगी। ये मान लो ए फेस है, ये AB, ये BC और ये C, सॉरी PQR ले लो, ABC तो हमने ये ले लिया, PQR।
तो पहले ए बी से निकलने वाली रे ऑफ लाइट पी क्यू पर गिरी नॉर्मली, तो वो बिल्कुल सीधी चली जाएंगी। आकर जब पी आर वाले फेस पर गिरती हैं तो हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो भाई इंसिडेंस एंगल जब हम निकालेंगे तो ये 90, ये 45, तो ये एंगल 45, ये भी 45, क्योंकि नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये 45, ये भी 45। तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई टी आई आर की दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या करती है बेटा, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। जब ये सेम मीडियम है तो देखो ए से चलने वाली रे ऑफ लाइट हमें क्या देगी, इमेज क्या देगी, ए डैश, और बी से चलने वाली इमेज हमें क्या देगी, बी डैश। मतलब यहाँ बी डैश और यहाँ ए डैश, और ए के ऊपर हेड था तो ये ऐसे हो गया, ए के ऊपर क्या था बेटा, हेड। तो तुम देख रहे हो कि ए बी ऑब्जेक्ट था और ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। दोनों में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो पहले ही हमारे पास डायग्राम क्लियर हो गया। यहाँ से डायग्राम भी आता है और न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसका अगला डायग्राम देखो। अगले डायग्राम में ये कह रहा है कि भाई 180 डिग्री या इन्वर्टेड इमेज। तो देखो अब ये भी देख लेते हैं। ये 90, 45, 45 हो गया भाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने बेटा यहां रखा है, दैट इज इक्वल टू ए बी। ए बी से चलने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ से चलेंगी, देखो ए से चलने वाली रे ऑफ लाइट ये हो गई। अब नॉर्मली गिरी है तो बिल्कुल सीधी निकलेगी ना। यहां से मैं एक नॉर्मल डालूंगा तो होगा क्या, होगा ये भाई, ये 90 तो ये भी 90 हो गया, ये एंगल 90 तो ये भी 90, और ये 45 तो ये भी एंगल कितना हो गया, इसका इंसिडेंस एंगल कितना हो गया बेटा, 45 डिग्री हो गया। बी से चलने वाली रे ऑफ लाइट भी ऐसा ही कुछ फॉलो करेगी, लाइक दिस, इस तरह से। वो भी कितना एंगल बनाएगी बेटा, 45 डिग्री। ये रे ऑफ लाइट, अब फिर से वही कंडीशन कि आई की वैल्यू सी से क्या है ज्यादा, इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री बन रहा है, लेकिन ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42। तो ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी, लाइक दिस, इस तरह से। रे ऑफ लाइट यूं गई 50 IR फॉलो करके वापस इसी मीडियम में जाएंगी। फिर मैं दोबारा यहाँ से क्या करूंगा बेटा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो फिर से एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, लाइक दिस। और जब ये इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी तो नॉर्मली आकर इस वाले सरफेस पर जहां से चली थी, जहां से इंसिडेंस हुई, उसी फेस पर आकर गिरेंगी। तो ए से ये वाली लाइट चली है ना, ए से यूं गई है, यूं गई है, यूं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, ए डैश। और बी से चलने वाली रे ऑफ लाइट 2 बार TIR फॉलो करके यहाँ मिलेगी हमें बी डैश इमेज। और ए डैश के ऊपर एरो हेड था, तो ए के ऊपर एरो हेड था, तो ए डैश पर एरो हेड। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि ए बी और ए डैश बी डैश में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है। तो ऐसा हम यहाँ बता सकते हैं बेटा। पैरोप्रिज्म में भाई मैंने 90 डिग्री पर इमेज बना दी, पैरोप्रिज्म का यूज करके 180 डिग्री पर बना दी, और अब क्या बचा है, इन्वर्टेड इमेज का बचा है डायग्राम। तो इसका मतलब ये जो 90 और 180 पर इमेज बनी है, मैंने TIR का कॉन्सेप्ट यूज किया ना 2 बार। देखो पहले वाले में 1 बार TIR हो रहा था, 180 डिग्री वाले में 2 बार TIR हो रहा था, और अब इन्वर्टेड इमेज के लिए देखते हैं क्या होगा। तो वहीं पैरोप्रिज्म हम लेंगे, मतलब एक राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हम लेंगे इस तरह से, 45, ये भी 45। यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ए बी, दिख रहा है सभी को, ठीक है। थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, देखो ये 90 डिग्री, 45, 45। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी। ए से चलने वाली रे ऑफ लाइट इस पर नॉर्मली गिरेंगी, बी से चलने वाली रे ऑफ लाइट भी नॉर्मली गिरेंगी। तो ए से चलने वाली रे ऑफ लाइट कहाँ कर गिरेगी बेटा, यहाँ पर आकर गिरेगी। ये मैंने इंसिडेंट नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आई की वैल्यू है भाई, देखो ये 90, ये 90, ये 45, ये 45, तो ये भी कितना हो गया बेटा, 45 ही होगा ना। ये भी कितना होगा, 45। देख सकते हो तुम, ये 45, ये 90, तो ये बचा कितना, 45 ही बचेगा ना। ये 45, तो ये भाई नॉर्मल तो 90 होता है ना, तो ये 45 है, तो ये भी कितना हो गया, 45 ही होगा ना। ऐसे हम बता सकते हैं, ऐसे पीछे हम बता के आए हैं। तो जब आई की वैल्यू सी से ज्यादा होगी तो ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, लाइक दिस, इस तरह से कर गई। अब ये नॉर्मली गिर रही है, इसके ऊपर रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद तो ये यहाँ पर आकर रुकेगी, ठीक है।
अब इसी तरह से बी से चली है तो बी से चली है तो भाई ऐसे ही ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90, ये 45, ये 45, तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 45 ही होगा। तो रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी ड्यू टू द TIR। और कैसे गिरेगी बेटा? नॉर्मली गिरेगी इस वाले फेस के ऊपर ऑफ द प्रिज्म, तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो ये कहाँ से चली है भाई? ये चली ए से चली थी और यहाँ मिलेगी हमें A डैश। ये B से चली थी तो B से चलने वाली क्या देगी B डैश। A पर एरो हेड था तो बेटा A डैश पर क्या आ जाएगा? एरो हेड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इमेज क्या हो गई बेटा? इन्वर्टेड हो गई है। इमेज क्या हो गई यहाँ पर? इन्वर्टेड इमेज हो गई है। तो मैंने 90 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, इन्वर्टेड पर, और इसमें कंडीशन क्या लगी भाई? रे ऑफ लाइट। देखो एक बार तो TIR फॉलो कर ही रहा है और TIR की कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर, और इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री था और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास इंसिडेंस एंगल? व्हेन द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बिकम्स 45 डिग्री, सो दैट्स वाई। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है TIR की। अब देखो चौथी एप्लीकेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन। तो बेटा ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास इसकी चौथी एप्लीकेशन है TIR की। और ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर दरअसल ग्लास और क्वार्ट्ज से बने हुए थाउजेंड्स ऑफ बंडल ऑफ फाइन थ्रेड्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी एक रे ऑफ लाइट अगर एंटर करती है तो वो TIR फॉलो करके एज इट इज़ बाहर निकलती है विदाउट एनी लॉस इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल या विदाउट एनी लॉस इन द एनर्जी। ठीक है, तो होता क्या है? एक ऑप्टिकल फाइबर दिखने में कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल फाइन थ्रेड्स होते हैं। और इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर दो लेयर होती हैं, एक होती है बेटा कोर, एक होती है क्लैडिंग। कोर अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं, क्लैडिंग बाहर अपर लेयर को बोलते हैं। और कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है बेटा? ज़्यादा। तो एक ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है? जब भी कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ दिखा देते हैं कोर, कोई रे ऑफ लाइट जब इस ऑप्टिकल फाइबर में एंटर करती है लाइक दिस, तो यहाँ से हम जब नॉर्मल डालेंगे तो होगा क्या बेटा? आई की वैल्यू हमेशा सी से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आई की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाएगी? सी से ज़्यादा हो जाएगी। और उस केस में ये रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी एंड इट फॉलो द मल्टीपल टाइम्स TIR। इट फॉलो द मल्टीपल टाइम्स TIR। सो हम वी कैन से दैट कि यहाँ पर TIR हुआ है। ठीक है, और इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ बेटा टेलीकम्युनिकेशन, एंडोस्कोपी, जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी, इनमें हम इनका यूज़ करते हैं। ये हमारे पास था ऑप्टिकल फाइबर। एक ऑप्टिकल फाइबर में दो तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर का मीडियम डेंसर, बाहर का मीडियम क्या हो गया? रेयर। रे ऑफ लाइट जब एंटर करेगी तो आई की वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा हो जाएगी? सी से, जिससे कोई भी लाइट सिग्नल अगर इसके अंदर एंटर करता है तो मल्टीपल टाइम TIR फॉलो करेगा और सेम स्ट्रेंथ से दूसरी तरफ निकल जाएगा। यही कारण है कि टेलीकम्युनिकेशन, पहले जब टेलीफोन्स में हम बात करते थे तो हमें ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ता था, लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर आए तो आप हल्की सी विस्परिंग भी करते हो तो वो दूसरी तरफ सुनाई देता है, क्योंकि सिग्नल का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम बताते हैं। इसके दो यूज़ मैंने आपको बताए हैं, वो यूजेस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? तो एंडोस्कोपी में, टेलीकम्युनिकेशंस में आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका काम है। वीडियो को पूरा देखें, अपने नोट्स ध्यान से बनाएं और शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है बेटा।